आज हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे तो फिजिकल क्लास की रिप्लेसमेंट कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि बेस्ट सीख पाएँ। लॉकडाउन में बाकी सब भले ही थम गया हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी की घड़ी अभी भी चल रही है और हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम सीख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये उस डायमेंशन से, उस 3D 2D जो आपने पहले सुना होगा, उससे अलग चीज़ है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। वो एक अलग चीज़ थी, वो होती है हमारी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। वो क्या थी? ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। मतलब हमारे पास कोई ज्योमेट्री है, उसमें एक फिक्स पॉइंट से उस ज्योमेट्री पे लोकेटेड हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसे वो वाले डायमेंशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं एग्जांपल के लिए, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस मार्कर में किसी भी पॉइंट के ऊपर बात रख दूँ, तो मतलब मैंने यहाँ पे अपना एक ओरिजिन मान लिया। इस ओरिजिन से जहाँ की भी मैं बात करूँगा, उस पॉइंट के बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। खैर, इससे शायद आपको पूरा क्लियर ना हो, तो मैं बोर्ड को एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेकर हम सब कुछ यहाँ से मापते हैं अगर, तो फिर इस बोर्ड पे जो भी पॉइंट मुझे बताना हो, मान लो मुझे ये पॉइंट बताना है, तो इसको बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि मैं इस डायरेक्शन में कितना गया और फिर इस डायरेक्शन में कितना गया, तो ये दो मिनिमम कोऑर्डिनेट की जरूरत मुझे पड़ेगी, तब जा करके मैं इसको परफेक्टली लोकेट कर सकता हूँ। तो ज्योमेट्रिकली वो इसकी डायमेंशन बनती है, इसको बोलते हैं 2D, यानी कितने वेरिएबल चाहिए उसको उसके ऊपर लोकेटेड हर पॉइंट के बारे में बताने के लिए। ठीक वैसे ये पूरी दीवार हमारी 2D होती है। इसमें अगर आप एक फिक्स पॉइंट मान लो, उस फिक्स पॉइंट से इस दीवार पे लोकेटेड हर पॉइंट के बारे में आप मिनिमम या मैक्सिमम दो कोऑर्डिनेट से उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। तो दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए आपको इस पे लोकेटेड किसी पॉइंट की परफेक्ट लोकेशन देने के लिए। लेकिन ऐसी 3D होता है। 3D मतलब ये, जैसे हमारे पास क्यूब है या कोई और चीज़ है, मान लो रूम का अगर पूरा स्पेस देखें, मतलब तो सिर्फ इस दीवार की बात हो रही थी। अगर मैं सभी दीवारों की बात करूँ एक साथ, मतलब मुझे कोई सामने वाली दीवार के बारे में कोई पॉइंट बताना है, तो फिर उस पर बताने के लिए मुझे तीन कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई और जेड। तो वो आता है 3D। तो ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं 1D 2D 3D, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस हैं, और ये तीन ही होती हैं मैक्सिमम। 4D 5D ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमको मिनिमम तीन ही वेरिएबल चाहिए किसी भी बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में बताने के लिए कंप्लीटली। क्लियर? तो ये था ज्योमेट्रिकल। लेकिन अब एक और तरह की डायमेंशन होती है हमारी फिजिकल डायमेंशन। अच्छा, पहली बात तो एक और बात, मतलब इस टॉपिक से कभी भी सीधा क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जा रहा है। मतलब अगर बोर्ड कंपटीशन की बात करें, देखो बोर्ड तो अलग ही चीज़ है, 11th वैसे भी बोर्ड तो होता नहीं है, स्कूल के एग्जाम होते हैं, उसका कोई खास महत्व भी नहीं होता है। तो कंपटीशन में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा रहा है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सिर्फ डायमेंशन पे ही बने, ऐसा नहीं आता है। लेकिन ये यूज़ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है किसी भी कंपटीशन में। ये ऐसे किसी क्वेश्चन को भी आपके लिए सोल्व करके दे सकता है आपको, इसमें आपको बिल्कुल भी हवा ना लग रही हो कि इसमें लगेगा क्या, कोई मतलब फॉर्मूले का पता नहीं चल रहा हो कि क्या इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम आ सकता है। और नहीं तो कम से कम एक या दो ऑप्शन तो बड़े आराम से एलिमिनेट कर देगा किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स के। क्लियर? तो इसलिए अब सीखते हैं कि क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सी है? फिजिकल डायमेंशन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, बड़ी बेसिक चीज़ है, 7 डायमेंशन होते हैं, इससे हम सब कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं फिजिकली। जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं फिजिक्स के अंदर, जो भी फॉर्मूले वगैरह आते हैं, उसमें से जो मोस्ट बेसिक होते हैं वो होता है मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब लगभग 90% फॉर्मूलेज जो फिजिक्स में हम, या फॉर्मूलेज या रिलेशंस जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर के बने हुए। इसमें या तो मास रहा होगा, या लेंथ रहा होगा, या टाइम रहा होगा। तो उसकी क्या डायमेंशन है? जैसे एक तो चीज़ होती है यूनिट्स, केजी, मीटर, सेकंड, ये सब चीज़ क्या थी? हमारी यूनिट्स थी। ये उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है। मतलब यहाँ पर हम उस यूनिट से भी और ब्रॉड चले जाते हैं। जैसे अगर केजी भी हमारा मास हुआ, ग्राम भी मास हुआ, पाउंड भी मास हुआ, तो वो चीज़ों के भी तीन पार्ट हो गए ना आगे। लेकिन डायमेंशन में हम तीनों का एक ही नाम देते हैं, एम। क्लियर? ऐसे मतलब थोड़ा और अगर डिटेल में बात करूँ मैं, तो मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं। अगर 50 बच्चों की सबकी मास की बात की जाए, तो 50 मास आएंगे, 50 kg, 40 kg, 30 जैसे 50 मास आएंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करके इसका और डोमेन स्टडी किया जाए, तो ये सारे मास थे। मास क्या हो गया? केजी। अब केजी भी आई किस में हो सकता है? ग्राम में हो सकता है, तो वो होगी यूनिट। केजी, ग्राम, पाउंड, ये सब क्या होगी? यूनिट। अगर इसके और थोड़ा बेसिक डोमेन में जाएं, तो फिर क्या बन जाता है? वो एक डायमेंशन बन जाती है। ठीक वैसे जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम अपना सिटी की लोकेशन बता सकते हैं। फिर कोई हमसे पूछे कि कौन सी स्टेट है, तो हरियाणा हो गई। तो ये हरियाणा जैसे क्या हो गया? केजी, मीटर पर सेकंड, वो हो गया। और फिर हमसे कोई पूछे हमारी कंट्री कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? हम इंडियन है। तो उससे फिर क्या होता है? वो पूरा क्या पूरा हमारा बिल्कुल बेसिक चला गया, यानी कि हम एक डायमेंशन में पहुंच गए। और उस तरह का रिलेशन है, जैसे इन कंट्री, स्टेट और सिटी में जो रिलेशन है, ठीक वैसे रिलेशन यहाँ पर है डायमेंशन में, यूनिट्स में और
उसकी वैल्यूज़ में। क्लियर? तो जो चाहे कोई बच्चा 50 किलो का हो, चाहे कोई बच्चा 40 किलो का हो, चाहे कोई बच्चा 100 किलो का हो, वह बच्चा 100 किलो का नहीं होता, फिर उसे बच्चा नहीं कहेंगे। क्लियर? तो फिर क्या होगा, सबकी जो डायमेंशन होंगी वो तो कैपिटल एम ही होंगी। क्लियर? सबकी डायमेंशन क्या बनेगी, कैपिटल एम। तो यहाँ पे उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, या किस बात से मतलब है कि वो चीज़ जो मेज़र हो रही है वो है क्या, और वो मास है, तो उसे हम एम की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल डायमेंशन, जो कौन सी हो गई हमारे पास, एम एल टी। डायमेंशन और भी हैं, लेकिन मोस्टली 90% में यही यूज़ होती हैं। तो आगे भी आएंगे, उसको और भी स्टडी करेंगे। अच्छा, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, मान लो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, कोई 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर, जो भी कुछ किसी वेलोसिटी हो सकती है। तो 20 30 को तो पहले ही छोड़ दो, न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हमको इस चैप्टर में मतलब ही नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी। इसमें कोई मतलब नहीं। को 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, हमारे लिए वेलोसिटी है। चाहे वो 1000 मीटर पर सेकंड हो, चाहे वो 2 मीटर पर सेकंड हो, सभी हमारे लिए क्या है, वेलोसिटी। तो उस वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो पहले से इग्नोर कर दो, उसको तो आपको किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करना है इसके लिए। क्लियर? अब बात आती है यूनिट्स की। यूनिट्स क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमको फिर उससे भी नहीं मतलब है, हम उसमें डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं। तो चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, तो उसमें क्या आ रहा है, लेंथ की डायमेंशन आ रही है। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एक लेंथ आ रहा है। मास का कोई भी टर्म इसमें नहीं आती वेलोसिटी में। वेलोसिटी में मास यूज होता ही नहीं, इसीलिए m की पावर क्या लिखी, 0। और लेंथ की एक डायमेंशन चीज होती है, लेंथ एक बार आती है। मीटर में कह लो, किलोमीटर में कह लो, जिस मर्जी, सेंटीमीटर में कह लो, जिस मर्जी में कह लो, वो एक बार आती है। तो उसको क्या लिखा हमने, l की पावर 1 लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, लेकिन सेकंड कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो टाइम है वो आवर भी हो सकता है, लेकिन सब किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे। तो उस चीज़ को जो डिनोमिनेटर में इसकी आती है, उस चीज़ को फिर हम क्या लिखते हैं, टाइम है वो, लेकिन कहाँ पे है, नीचे। तो टाइम की पावर क्या होगी, -1। क्लियर? तो ये एक डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। वो चाहे 50 मीटर पर सेकंड, सबकी अगर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी जाएगी तो वो यही होगी। वो वेलोसिटी चाहे कार की हो, वेलोसिटी चाहे ट्रेन की हो, वेलोसिटी चाहे एक चींटी की हो, किसी की भी वेलोसिटी हो, उसकी डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, यही लिखी जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसमें, मतलब इसमें अगर आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो फोर्स तो आप जानते हो, थोड़ा वो जानते हो, 10th क्लास में पढ़ा हो, मोमेंटम थोड़ा वो जानते हो। अगर कोई और ऐसी चीज़ आ रही है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, मान लो स्प्रिंग फोर्स आ गई है, या ऐसी कोई फोर्स आ गई जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, तो इस चैप्टर के लिए आप उसके फॉर्मूले देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्यूचर वाली चीज़ों में यूज़ होंगी। ऐसे मतलब 12th क्लास से कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, 11th क्लास के बाद कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, सरफेस टेंशन हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, उसका फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। तो ऐसे फॉर्मूले आप जाकर के बुक में डायरेक्टली देख सकते हो, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ये देखो कंपटीशन है, और कंपटीशन में 11th और 12th दोनों साथ में आनी है। तो असल में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो कंपटीशन आपसे क्वेश्चन, जो सवाल जो उठेगा आपसे, वो 2 साल के बाद उठना है, तब तक आपको बाकी सारे फॉर्मूले क्लियर हो ही जाएंगे। तो उस टाइम तक अभी वो फॉर्मूले यूज़ करो बस, कि वैल्यू कितनी बन रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो एक और मैंने एग्जांपल लिया है इसमें, मतलब फोर्स का ही फॉर्मूला का मैं लिखना चाहूँ कि डायमेंशन लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहली बात तो कोई वीडियो लेट के नहीं देखेगा। दूसरी बात, कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब लेटे हुए आप आराम से मतलब मोह से देखे जा रहे हो। तभी यही सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस में, कि आप सीरियसली नहीं लेते। जब दिल किया, पॉज किया और चलते बने बाहर चले गए, उसके बाद फिर क्लास में ब्रेक आ गया, फिर दोबारा जब जो जी करता है वो कर रहे हो, फिर कभी नमकीन आ गई, कभी नमकीन खाई है, कभी कुछ तो ऐसा चलता रहेगा। इसलिए इस सब को छोड़ करके जब सुनना है तो बस सुनना है। क्लियर? और जब कॉन्सेप्ट चले सुनना है। अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने डायमेंशन ऊपर समझा दी है, अब मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं फोर्स के बारे में डायमेंशन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि आप वीडियो को अब यहाँ पर पॉज करो, फिर नोटबुक को उठाओ और फोर्स की डायमेंशन खुद लिखने की कोशिश करो। अगर लिख देते तो बहुत बढ़िया है, फिर उसको फॉरवर्ड करके उसके बाद पॉइंट पर देखो। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, फिर पूरा देखो कि मैंने आगे फोर्स को भी कैसे लिखा है। ये वीडियो का बेस्ट यूज़ है। मतलब एक बार अगर शुरुआत करी तो पूरी शुरुआत करनी है, और जब मैं बोलूँ तब लिखना नहीं है, और जब मैं अगर लिखना होगा तो मुझे पॉज करके भी लिखना है। और कॉन्सेप्ट अगर आप कोई नोट करना चाहते हो तो पूरा वीडियो के बाद ही नोट करना है, वो बीच में नोट नहीं करना है। ये नहीं कि भाई थोड़ी सुनी, 2 लाइन सुनी फिर लिख दिया, थोड़ा सुनी फिर सुन गया, ऐसा करके आप कभी सीख नहीं पाओगे। क्लियर पॉइंट? और सीखना बहुत जरूरी है। देखो ये चीज़ 10th क्लास तक का खेल अलग था, 11th तक खेल अलग है। अगर आप यहाँ पे इस माइंडसेट के साथ बैठोगे कि आपको सीखना है तो ही सीख सकते हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठोगे कि चलो भाई ये भी एक काम ऐसे करना है, फिर नहीं हो सकता। पूरे इंटरेस्ट साथ करोगे तो ही हो पाएगा। तो मैं फोर्स का डायमेंशन लिखता हूँ, वो कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है। अब मास क्या होता है, मास के लिए 1 kg है, मैंने पहले यूनिट लिख दी, थोड़ा सिंपल ईजी हो जाता है अगर आप यूनिट्स पहले लिख देते हो तो उससे। मास के लिए kg लिख दिया मैंने, और ए के लिए m लिख दिया, और टाइम एक्सीलरेशन क्या होती है, मीटर पर
सॉरी चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होती है। तो वेलोसिटी का एक टाइम था, एक और टाइम आया तो ये बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी यूनिट्स हो गई केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर ये भी नहीं आती है आपको एक्सेलरेशन की यूनिट तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसको भी देख लो। वेलोसिटी भी नहीं आती तो वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हो, उनकी यूनिट्स देख सकते हो पीछे, कोई परेशानी नहीं है। बस हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये इस तरीके से लिखना है, आपको वही सीखना है बस। इससे आगे इसको यहाँ क्या लिखते हैं, आज का हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है, इस चैप्टर का पूरे का पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप इससे आगे लिख सको। ये कोई आपको बता दे, नोटबुक में देख लो, बुक में देख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो अभी देखो क्या बना, केजी के लिए क्या लिखता है, मास एक बार है हम, तो मास को हमने एक बार लिख दिया। मीटर है, मीटर मतलब लंबाई एक बार हो गई, तो मीटर को हमने लेंथ लिख दिया। और सेकंड स्क्वायर नीचे था तो उसके लिए टी की पावर -2 लिख दिया। फिर से हमने ये बात देखी नहीं कि उसकी वैल्यू है कि 50, 60, 70 न्यूटन कितनी भी हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको यहाँ पे लिखेंगे 60, 70 कुछ, वो जरूरत ही नहीं है उसकी, जो मर्जी वैल्यू रही हो उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी लिखी जाएगी। तो चाहे वो 0 न्यूटन फोर्स हो, चाहे 0, बात पॉइंट ध्यान सुनना, चाहे 0 न्यूटन फोर्स हो, मतलब फोर्स का यानी को है भी नहीं, लेकिन डायमेंशन उसकी फिर भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से लिखते हैं हम डायमेंशन। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं वो पॉइंट पर भी आऊँगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो किसी बड़े से न्यूमेरिकल के, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन पहले धीरे धीरे बिल्डिंग बनाते हैं कि क्या कैसे अगला स्टेप क्या रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका, सारा खेल इस टॉपिक के इस चीज़ पर चलता है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये मतलब आदर्श जिसको हम बोलते हैं वो आदर्श है, मतलब किस तरीके किस आधार पे ये चीज़ें चलेंगी। तो इसमें क्या चलेंगी कि प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अगर आम भाषा में या आसान भाषा में समझे तो इसका सिंपल मतलब ये है कि गधों में गधे जुड़ सकते हैं और घोड़ों में घोड़े जुड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक आदमी के पास 3 गधे हैं और 4 घोड़े हैं, तो कुल कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं हो सकता ना इस चीज़ का। 4 गधे हैं, 3 घोड़े हैं, 4 गधे 3 घोड़े हैं, तो कितने हुए? एक चीज़ थोड़ी ना उसके पास। आपको फिर आपका जवाब फिर से वही होगा कि 4 गधे 3 घोड़े हुए, तो आप उन्हें जोड़ नहीं पा रहे हो ना, वो जुड़ ही नहीं सकते हैं। अगर सवाल ये होता 4 गधे हैं और 3 गधे और आगे, फिर 7, फिर आप उसको बोल सकते हो, मतलब गधों में गधों को ही जोड़ सकते हो, गधों से गधे ही हटा सकते हो, आप उसमें दूसरी चीज़ नहीं जोड़ सकते। यही है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। और फिर इसके हिसाब से समझे तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जुड़ सकती है और वेलोसिटी ही आएगी। अगर 4 + 3 7 गधे हुए तो आएंगे भी गधे ही, घोड़े नहीं बन जाएंगे वो। क्लियर। तो आएंगे भी वही चीज़, मतलब ये सिंपल बात है। जब आपके दिमाग में बैठ गई कॉन्सेप्ट खत्म, चैप्टर खत्म। इस कॉन्सेप्ट पे इसके आगे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं। तो पहला टाइप मैं ले रहा हूँ, जो पहला टाइप हमारा है वो है वेरिफिकेशन। मतलब ये होता है कि हमको डायमेंशनली वेरीफाई करना होता है कि कोई रिलेशन लिखा है क्या वो सच है कि नहीं, गलत है, कहीं वो ऐसा तो नहीं गलती से आ गया हो कुछ और आ गया। देखो ये चीज़ आगे फिर से वही साइंटिफिक है, आगे जो आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो वहाँ पे रिलेशन भी निकालने पड़ते हैं हमको, उस रिलेशन को चेक भी करना पड़ता है भाई कहीं हमारा फॉर्मूला जो आ रहा है वो सही है, गलत तो नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस चीज़ को। इसी के आधार पर हम आगे सब कुछ सीखेंगे कि डायमेंशनली अपने आप को क्रॉस चेक कैसे करना है कि जो रिजल्ट हमने निकाला है वो सही है कि गलत है। तो उसी का पहला तरीका है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है v = u + at, मैंने यही इक्वेशन ली, जानी पहचानी इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है 9th क्लास में। तो v, अच्छा एक और 11th क्लास 9th क्लास से कंटिन्यूएशन होती है, मतलब 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसके आगे की चीज़ें हैं। 10th क्लास में जो आपने पढ़ा वो यहाँ पे 11th में बहुत कम यूज़ होगा, वो सीधा 12th में यूज़ होता है। तो बना v = u + at, ये बना हमारे पास पहली इक्वेशन। इसमें v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a होती है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। फिर से इनकी डायमेंशन यूनिट कुछ भी रही हो, हम उससे पंगा नहीं है, हमको बस ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वेशन सही थी। तो देखो ये था वेलोसिटी, मतलब = के इस तरफ वेलोसिटी है, यानी रिजल्ट वेलोसिटी आया है, तो उधर बीच में प्लस साइन है, यानी वेलोसिटी ही जुड़ी होंगी। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जुड़ी होगी तभी ये वेलोसिटी आई होगी। अब इसको चेक करते हैं। तो मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी, वो अभी हमने निकाली थी m0 L1 t-1 आ गई। फिर मैंने क्या किया, = के उस तरफ इसकी डायमेंशन लिखी। देखो ऐसा नहीं कि आप इसको दोनों को जोड़ दोगे तो फिर इसको 2 कर दोगे, तो या इस तरफ अगर बीच में माइनस साइन होता तो माइनस से माइनस कट जाएगा और कहोगे कि 0 आ गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि 10 मीटर/सेकंड 5 मीटर/सेकंड, अच्छा वेलोसिटी अगर कोई आपसे कह दे वेलोसिटी आई है हमारे पास +10 मीटर/सेकंड और -10 मीटर/सेकंड, और आप कहो कि ये तो 0 हो गया, मैथमेटिकली 0 हो गया। फिर से मैथमेटिक्स अलग चीज़ है, साइंस फिजिक्स अलग चीज़ है। मैथमेटिक्स को हम एज ए टूल लेके चलते हैं। मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन ये उससे आगे की चीज़ें हैं, मतलब उसका इस्तेमाल भी हमको खुद सीखना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स खुद एक अलग साइंस नहीं है, वो सिर्फ हमको टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी साइंसिस में। तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से 0 है। आपको लग सकता है कि इधर तो डायमेंशन कितनी थी,
m0 L1t माइनस 1 थी, लग जाएगा डायमेंशन सब खत्म हो गई। ऐसा नहीं हुआ है, ये 0 मीटर पर सेकंड आया है जो मैं पहले कह रहा था। यानी अगर आप माइनस करोगे तो भी मीटर पर सेकंड तो बचेगा। माइनस करने से माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट्स नहीं माइनस होंगी, और प्लस करने पर भी सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस होगा, उसकी यूनिट्स नहीं ऐड होंगी। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर आप इसको 10 + 10 जोड़ते तो ये 20 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बन जाता, मतलब कि ये दोनों भी जुड़ जाती है, ऐसा वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, या 2m/2s बन जाएगा, वो नहीं जुड़ेंगी। यूनिट्स या डायमेंशन ना जुड़ती हैं ना घटती हैं, वो सिर्फ मतलब दो चीज़ों के दो नंबरों के जोड़ने से वो वही रहती है। तो ये पहला u लिखा तो u की वैल्यू इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, डायमेंशन तो डायमेंशन होती है, वही आई उसकी, प्लस अब ये दो के कॉम्बिनेशन से बना है, ये मेन पंगा, इसको चेक करना था। एक्सेलरेशन की यूनिट हमने पहले निकाल रखी है, m0 L1t - 2 होती है। टाइम की यूनिट मैंने लिख दी होती है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखो m0 0 + 0 कितना रहा, 0। l बेस 1 + 1 कितना हो गया, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये 0 आएगा। ये l की पावर कितनी है, 0 है, तो ये 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और बेस सेम -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया। यानी कि ये डायमेंशन में किसकी बन गई, वेलोसिटी की बन गई। तो हमको ये पता चला कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन में वेलोसिटी की डायमेंशन जुड़ी थी और वेलोसिटी ही मिली है, यानी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है वो करेक्ट है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये आपको वैसे पता सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको खुद वेरीफाई करना पड़ जाएगा कि वो करेक्ट है कि नहीं, ये समझे। अच्छा, जो नेक्स्ट कैटेगरी इसकी आती है वो नेक्स्ट कैटेगरी होती है कि फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन। इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है, फिर से बता रहा था, ये ही वो ज़्यादा खेल है जो कंपटीशन में आकर काम हो जाता है आगे आगे फिर से। तो फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज डायमेंशन, मतलब जो ऐसी कोई क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना जो हम पहले जानते नहीं हैं, जिसको हमें पता नहीं है। मान लो हमें कोई कह दे कि F = kx होता है, फोर्स = k × x होता है। भाई x तो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, F फोर्स दी हुई है, लेकिन k क्या है ये पता नहीं है आपको। तो आपसे कोई पूछे कि k की डायमेंशन बताओ कितनी होगी, तो k की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, m/L/t - 2, m/L/t - 2 फोर्स की डायमेंशन होगी। k की डायमेंशन को मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, वेरिएबल मान लिया है, और x की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर से जैसे ऊपर किया था इसको नीचे भेज दिया, तो m से m कट गया, सॉरी m तो था ही नहीं, इसमें से 0 था, तो पावर बेस नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, ये तो पावर कट जाएंगी। l की पावर से l की पावर कट गई, l भी खत्म हो गया, m तो पहले से बचा हुआ है, ये 0 है ना, और t की पावर -2 थी, यहाँ कुछ नहीं, तो t की पावर -2 बच गया। तो इसको इसके नीचे ले जाकर डिवाइड किया और सिर्फ पावर अलजेब्रिकली उसको काटा है, तो जो पावर बेस सेम था तो पावर माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होती है वो कर दी। उसके बाद हमारा आंसर मिला m/t - 2 = k। तो हमको डायमेंशन मिलेगी किसकी, k की मिल गई। देखो अभी मैंने l लिखा भी नहीं है, तो लिखना भी नहीं है आपको, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड तो यही होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और जो नहीं है उसको भी रिप्रेजेंट करो, स्टैंडर्ड तो ये होता है। पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिशन में यूज़ करना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, एंड रिजल्ट से ही मतलब है। आपने कैसे निकाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहे कोई आके बता जाए, आपको आंसर से मतलब होता है, वो आपको सही से निकालना पड़ेगा, अगर वो निकल गया तो सही है। ठीक, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब ये थोड़ा बेसिक हमने आज किया है, इसको मैं आज करता हूँ, आज इसके असाइनमेंट देता हूँ वो करेंगे। उसके बाद इसका एक और पार्ट भी आता है कि उससे फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे फॉर्मूला में पता नहीं चल रहा क्या हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे तो फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनको वेरीफाई किया, उनको यूज़ किया है। अब फॉर्मूले को यूज़ करना भी होता है, वो तीसरी तरह का ऐसा केस होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी पहले बेसिक एक बार कवर हो जाए, उसके बाद खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक में लेक्चर में सॉरी खत्म हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर, उसके बाद हम मेन कोर्स पे अपना स्टार्ट करेंगे जो है काइनेमैटिक्स शुरू करेंगे।